हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो क्लास 2 आज हम चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने उत्तराखंड का थोड़ा बहुत जो सामान्य जानकारी है उसके संबंध में चर्चा की थी, ठीक है। और साथ ही इसकी जो भौगोलिक क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र, इसके बारे में जाना था। तो जो भी नए बच्चे हैं उन्हें काफी आसानी होगी उसे समझने में। साथ ही आप लोगों ने होमवर्क अपना पूरा किया होगा, ठीक है। होमवर्क आपने प्रतिदिन करना है। होमवर्क के माध्यम से ही मैं आपको सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, ठीक है। कुछ चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीजें आपको होमवर्क में दूंगा, जिससे आपका 40 दिनों में लगभग 70 से 80% तक कोर्स कवर हो जाए। 100% तो नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। कोई भी टीचर कहीं भी आपको 40 दिनों में पूरा मैटर तो नहीं करा पाएगा, ठीक है। बहुत से बहुत मैं आपको 100 क्लासें दे दूंगा, मेहनत आपने ही करनी है, मेहनत आपकी ही रहनी है, ठीक है। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, इंपोर्टेंट चीजें टॉपिक बता सकता हूँ। पढ़ना आपने स्वयं है, याद आपने स्वयं करना, ठीक है। रिवीजन आपका काम है। तो आप कितना मेहनत करते हैं, अपने लिए ईमानदार रहिएगा, ठीक है। प्रतिदिन यही बात मैं दोहराऊंगा, अपने लिए ईमानदार रहिएगा। यदि आपको वाकई में 2024 में ज्वाइन करना है कोई विभाग, आपको नौकरी चाहिए, आगे जो अवसर आएंगे पुलिस इत्यादि जो चल रही है बातें कि पुलिस के फॉर्म आने, क्लर्क के आने, यदि आपको वहां तक का भी सिलेक्शन चाहिए, तब भी आपको स्वयं से ही मेहनत करनी। भले आपको 4 साल बाद नौकरी चाहिए या 4 महीने बाद नौकरी चाहिए, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत करते रहिएगा। और होमवर्क लास्ट में आपको इस क्लास में मैं दे दूंगा। साथ ही आप लोग वो बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। जो प्रश्न उत्तर वाला मैं बोल रहा था आपको लाइव, यदि आप लोग चाहें तो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर मैं प्रतिदिन आपके समक्ष लाइव भी आ सकता हूँ, जिसमें आप मैं सीधा प्रश्न करूँ और आप उत्तर दें, ठीक है। मैं प्रश्न करूँ, आप उत्तर दें। इस तरह से आपका थोड़ा बहुत अतिरिक्त रिवीजन हो सकता है। तो क्लास शुरू करते हैं। देखो, कल से ही आगे हम बढ़ेंगे। कल हमने देखा था पूर्व में नेपाल है, उत्तर में चाइना है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, साथ ही फिर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो किस तरह से सीमाएं बन रही हैं, ये सब अब हम चर्चा इस क्लास में नहीं करेंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्तराखंड के यदि अंदर देखते हैं आप, एक जिला है देखो पौड़ी, ठीक है। दूसरा देखो अल्मोड़ा, एक है चमोली। 3 जिलों यदि आप मैप देख रहे हैं, सबसे पहला पौड़ी देखिए। पौड़ी में आपको हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल, कुल 7 जिले टच हुए मिलेंगे। आप मैप देखो, मैप में आपको पौड़ी के साथ 7 जिले लगे हुए होंगे, ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये 5 गढ़वाल मंडल के जिले हैं, प्लस 2 कुमाऊं के जिले हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। यानी कि राज्य में जो सर्वाधिक जिलों से सीमाएं बनाने वाला जिला है वो कौन हो गया, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। अब दूसरा अल्मोड़ा देखो, यहां से पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है, नैनीताल। तीसरा चंपावत, फिर पिथौरागढ़ है, बागेश्वर और चमोली, यानी कि 6 जिले इसमें भी हैं। और चमोली में कितने देखो, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, यहाँ रुद्रप्रयाग और यहाँ उत्तरकाशी, तो 6 जिले चमोली में भी हैं, ठीक है। आप सिर्फ मैप देख रहे हैं, आप नोट नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक। देखो 6 जिले आपको यहाँ मिलेंगे चमोली के साथ, और 6 जिले मिलेंगे आपको अल्मोड़ा के साथ, ठीक है। तो 6 इसके साथ सीमा बनाए, 6 इसके साथ सीमा बना रहे हैं, और 7 जिले पौड़ी के साथ सीमा बना रहे हैं। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला जिला है पौड़ी है, उसके पश्चात क्रमशः अल्मोड़ा और चमोली है, ठीक है। यानी कि 7 जिले पौड़ी को छूते हैं और 6 जिले चमोली और अल्मोड़ा को छूते हैं। ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। देखो, आपने ये होमवर्क में अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। जिलों के नाम आपने होमवर्क में लिख लेने हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा समझा रहा हूँ। पौड़ी में देखो 7 जिले हैं, अल्मोड़ा और जो चमोली है उसमें कितने हैं, 6, ठीक है। अल्मोड़ा प्लस चमोली, इनमें कितने हैं, 6 जिले सीमा बना रहे हैं, ठीक है। ये कितने हैं, पौड़ी। तो ये आपका यहां तक कंफर्म हो गया। अब तीसरा देखो, एक है नैनीताल, ठीक है। दूसरा देखो चंपावत। तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर पिथौरागढ़, ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो रुद्रप्रयाग, और 5वां यहाँ पर आपका टिहरी गढ़वाल। छठा है उत्तरकाशी। ये 6 जिले ऐसे हैं जहां 4-4 जिले सीमाएं बना रहे हैं। देखो, चंपावत में पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है और उधम सिंह नगर है, ठीक है। नैनीताल में देखो उधम सिंह नगर है, पौड़ी है, अल्मोड़ा है और चंपावत है, ठीक है। पिथौरागढ़ में चंपावत है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है और चमोली है, ठीक है। 3 ये हो गए। अब देखो रुद्रप्रयाग के साथ भी 4 जिले हैं, यहाँ उत्तरकाशी है, चमोली है, पौड़ी है और टिहरी है। टिहरी के साथ भी 4 जिले हैं, देखो रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, देहरादून है यहाँ पर और पौड़ी है। और यहाँ उत्तरकाशी के साथ देखो देहरादून है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है और चमोली है। तो 6 जिले, 6 जिले जिनके 4-4 जिलों से सीमाएं बनती हैं, ठीक है। इन 6 जिलों के नाम आप लोग लिख लो। नैनीताल हो गया,
चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया और उत्तरकाशी हो गया। अब आपने मैप देखना है, मैप देख के आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बाकी आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको इतना याद होगा, देखो हरिद्वार से केवल 2 जिले टच हो रहे हैं, उधम सिंह नगर से भी 2 जिले टच हो रहे हैं, ठीक है। ये फिर बेसिक सा चीज है। बाकी देखो आपका 6 कवर हो गया, 8 9, ठीक है। तो देहरादून से देखो कितने हो रहे हैं, 1 2, देहरादून से भी 4 जिले हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 7वां जिला हो गया। तो कुल 7 जिले हैं जिनकी 4-4 जिलों से सीमाएं बन रही है, ठीक है। देहरादून से भी देखो एक हरिद्वार है, पौड़ी है और यहाँ टिहरी है और यहाँ उत्तरकाशी है, ठीक है। तो 4 जिले देहरादून से भी बन रहे हैं। तो 7 जिले ऐसे हैं जिनसे 4-4 जिलों की सीमाएं बन रही हैं और 2 जिले ऐसे हैं जिनकी 6-6 जिलों से सीमाएं बन रही हैं और एक जिला ऐसा है जिसकी कितनों से सीमा बन रही है, 7 जिलों से। बागेश्वर की सीमा कितनों से बन रही है, देखो इधर पिथौरागढ़ से, चमोली से और अल्मोड़ा से। तो एक ऐसा जिला जिसकी 3 जिलों से सीमा बनती है वो है बागेश्वर। और बाकी 2 जिले ऐसे हैं जिनकी 2-2 जिलों से सीमाएं बनती है, हरिद्वार की 2 जिलों से और उधर ये उधम सिंह नगर की 2 जिलों से, ठीक है। तो आपका ये पूरा कवर हो गया। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, ये आपका जिला वाला कंप्लीट हो गया, मैप आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो 7 जिले 4-4 जिलों से सीमाएं बना रहे हैं, अल्मोड़ा और चमोली 6-6 जिलों से, पौड़ी 7 जिलों से, बागेश्वर 3 जिलों से, उधम सिंह नगर और हरिद्वार 2 जिलों से। यहां तक आपका कंप्लीट है। दक्षिण में कौन है, उधम सिंह नगर है। पूर्व में कौन है, पिथौरागढ़। उत्तर में कौन है, उत्तरकाशी। और पश्चिम में कौन है, देहरादून। ये टॉपिक भी आपका मैप से कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपने एक और चीज देखनी है, देखो यहाँ बीच में एक पंक्ति आपको दिख रही होगी इस तरह से, कुमाऊं और गढ़वाल में। देखो अल्मोड़ा, यहाँ से आप बागेश्वर ले लो और ये पिथौरागढ़ ले लो, ठीक है। ये जो लाइन दे रखी है इस तरह से, ये वाली पंक्ति, इस पंक्ति में आप देखेंगे कि जो गढ़वाल के 2 जिले हैं, चमोली और पौड़ी, ठीक है। गढ़वाल के 2 जिले हैं, चमोली प्लस पौड़ी, ठीक है। ये किसको छू रहे हैं, कुमाऊं को, ठीक है। कुमाऊं को टच कितने कर रहे हैं, गढ़वाल के 2 जिले। प्रश्न बना हुआ है पहले, लेकिन कुमाऊं के कितने जिले कर रहे हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ठीक है, पिथौरागढ़। ये 4 जिले हैं जो गढ़वाल को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल मंडल के कितने जिलों की सीमा कुमाऊं को स्पर्श करती है या कुमाऊं के जनपदों को स्पर्श करती है, तो 2 जिलों की सीमा, केवल पौड़ी और चमोली। यदि क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं के कितने जनपदों की सीमा गढ़वाल को स्पर्श करती है, तो 4 जिले हो जाएंगे उसमें, ठीक है। नीचे से नैनीताल, क्रम भी कभी पूछ ले, नैनीताल, फिर आ जाएगा अल्मोड़ा, फिर बागेश्वर और फिर पिथौरागढ़, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको इसमें टफ कुछ नहीं लग रहा होगा। अब देखो आपने फिर से 7 जिले हैं जो पौड़ी को छू रहे हैं, अल्मोड़ा और चमोली को 6-6 जिले छू रहे हैं। इन 6 जिलों को आप मैप में देख लीजिएगा कौन कौन से 6 जिले हैं, ठीक है। फिर 7 जिलों को देखो 4-4 जिले छूते हैं और इसके अलावा हरिद्वार और जो उधम सिंह नगर है उसको 2-2 जिले छूते हैं और बागेश्वर को 3 जिले छूते हैं। सारा मैप आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ तक मैप कंप्लीट। साथ ही जो चमोली और पौड़ी वो कुमाऊं मंडल को लगते हैं और नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ गढ़वाल मंडल को छूते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो इसमें अब कुछ नहीं बचा मैप में, बाकी मैंने आपको बाह्य सीमाएं जितनी भी थी सब पिछली क्लास में समझा दी थी, ठीक है। यदि आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो उसको आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट में आपको मैं या तो कमेंट के माध्यम से आपको आंसर उसका दे दूंगा या फिर अगली क्लास में आपको मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, यदि आपको कोई भी डाउट रहता है, ठीक है। तो बाकी अब देखते हैं, देखो उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार एक बार मैप में हल्का समझ लेते हैं भौगोलिक विस्तार को। यदि आप उत्तराखंड का, ये तो मेरे पास पॉलिटिकल मैप है, यदि आप इसका भौगोलिक जो मैप होता है उसको देखेंगे, फिजिकल मैप, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पर दिखेगा पूरा हिमालय पर्वत, जहां बर्फीली चोटियां होंगी, ये ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ हिमालय पर्वत आपको दिखेगा, बीच में आपको ऐसा एरिया दिखेगा ये वाला जहां बर्फ तो गिरती है लेकिन गलती भी रहती है, ठीक है। मतलब ये ट्रांस हिमालय का एरिया आपको ऊपर में मिलेगा, फिर मिलेगा आपको बीच में ये बृहद हिमालय का हिस्सा, ठीक है। बृहद हिमालय यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तरकाशी, ये टिहरी का ऊपरी हिस्सा, ठीक है। यहाँ खतलिंग वगैरह जहाँ आता है, उत्तरकाशी, टिहरी, इधर पर रुद्रप्रयाग, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा चमोली, यहाँ बागेश्वर का ऊपरी हिस्सा, ठीक है, और यहाँ पिथौरागढ़ है। इन 6 जिलों में आपको मिलेगा जो बृहद हिमालय है उसका विस्तार। जबकि ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ मिलेगा आपको, केवल उत्तरकाशी,
और चमोली और पिथौरागढ़, क्योंकि ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। इसको पार हिमालय या फिर तिब्बती हिमालय भी इसको कहा जाता है, टेथिस हिमालय इसको कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण जो तेथिस सागर है उसमें जमे अवसाद, ठीक है, उसकी संचयन क्रिया के पश्चात हुआ है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ ऊपरी हिस्सा केवल जो तिब्बत से लगा हुआ है, यहाँ आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा। उसके पश्चात यहाँ पूरा बीच का ये एरिया बृहद हिमालय में आता है, ठीक है। फिर देखो मध्य या लघु हिमालय में कौन कौन से जिले आते हैं। केवल आपने उधम सिंह नगर ध्यान रखना, ये नहीं आता है, और हरिद्वार नहीं आता है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ नहीं आता है। बाकी सारे जिले किसमें आते हैं? सारे जिलों में मध्य हिमालय का विस्तार भी है या फिर लघु हिमालय का विस्तार है, ठीक है। यदि आप शिवालिक की चर्चा करेंगे तो यहाँ नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा में आपको शिवालिक हिमालय मिलेगा बीच के एरिया में यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पौड़ी में आपको शिवालिक हिमालय मिलेगा, हरिद्वार में मिलेगा, ठीक है। नंदा देवी मनसा देवी इत्यादि चोटियां वहां पर, ठीक है, हरिद्वार में आपको मिलेगा, देहरादून में आपको मिलेगा, और टिहरी नरेंद्र नगर वाला एरिया जो सब आता है शिवालिक हिमालय में। तो शिवालिक हिमालय का विस्तार आपको 7 जिलों में मिलेगा। इसके अलावा जो मध्य हिमालय उसका विस्तार आपको 9 जिलों में मिलेगा, ठीक है। बृहद हिमालय का विस्तार आपको 6 जिलों में मिलेगा, ट्रांस हिमालय का विस्तार आपको 3 जिलों में मिलेगा, ठीक है। फिर नीचे आता है देखो मैदानी एरिया। पहले आता है भाबर वाला एरिया जहां पर कोटद्वार, ठीक है, मुख्यतः कोटद्वार, ऋषिकेश का कुछ हिस्सा, मुख्यतः कोटद्वार और हल्द्वानी वाला एरिया, ठीक है, काठगोदाम वाला एरिया, ये सब किस में आता है? भाबर एरिया में, ठीक है। फिर आता है देखो तराई एरिया जो कि पूरा उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर पूरा तराई जिला है, ठीक है। तो तराई एरिया उधम सिंह नगर में आ जाएगा। और गंगा का मैदान कहां पर आता है? हरिद्वार में, क्योंकि गंगा मैदान में प्रवेश हालांकि ऋषिकेश से कर जाती है, लेकिन ऋषिकेश से किस में करती है? भाबर एरिया में, ठीक है। इसलिए आपको किताबों में मिलेगा कि गंगा नदी मैदान में प्रवेश कहां करती है? हरिद्वार में, क्योंकि तराई का मैदान शुरू ही वहीं से होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, हरिद्वार यहाँ पर गंगा नदी का मैदान आपको मिलेगा। तो इस तरह से 8 भौगोलिक सीमाएं बन रही हैं, ठीक है। एक गंगा का मैदान हो गया, तराई हो गया, शिवालिक वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये 4 पर्वत चोटियां हो गई, अलग अलग पर्वत श्रेणियां हो गई, इसमें शिवालिक श्रेणी, मध्य हिमालय श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी और उसके अलावा ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये 4 पर्वत श्रेणियां, हिमालय श्रेणियां, और उसके पश्चात नीचे आपको भाबर हिमालय मिलेगा, भाबर वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। भाबर के पश्चात तराई मिलेगा और तराई से नीचे आपको गंगा का मैदान। इन्हीं के बीच में जो शिवालिक श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी से ऊपर जो लघु हिमालय है, कुछ दून द्वार घाटियां इत्यादि आपको मिलते हैं। जैसे हरिद्वार का एरिया है हल्का, ठीक है, हरिद्वार का कुछ एरिया जिसमें आता है, और देहरादून पूरा जो दून वैली है उसी एरिया में आता है, ठीक है। तो वो भी आपको इसमें दिखाई देखो मुख्यतः यहाँ पर, और हल्का पौड़ी का एरिया भी इसमें आता है, और नैनीताल का कोटा बाग वाला जो एरिया है वो आता है दून और द्वार में, ठीक है। कोट द्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है। बाकी नैनीताल में जो एरिया आता है आपको कोटा बाग वाला, वो सब चीजें, वो सब क्षेत्र किसमें आते हैं? दून और द्वार घाटियों में, ठीक है। तो ये आपने इतना समझना है यहाँ तक का। इसी चीज को मैं आपको विस्तार पूर्वक अब समझाऊंगा। ये मैप के जरिए थोड़ा हल्का आपको इसका जो पृष्ठभूमि है वो समझ में आ जाए, ठीक है। अब डीपली हम इसको एक बार देख लेते हैं। प्रयास करें कि ज्यादा लिखें मत, प्रयास ये करो कि इसको समझो, ठीक है। जितना ज्यादा समझोगे, बुक आपके पास है, होमवर्क आपको यही मिलेगा, ठीक है। आपने इस चैप्टर को ही आज अच्छे से पढ़ना है। वो होमवर्क कैसे करना है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। प्रयास ये करिए कि आप बेहतर इसको पहले समझ पाए, ठीक है। जितना बेहतर समझोगे उतना बेहतर आपको याद होगा, और परीक्षा में किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो भी चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। जो चीजें मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाई वही चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। साथ ही आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करिएगा ईमानदारी के साथ, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। और जो चीजें आपने बेहतर मैप में समझी उसको वैसे ही आपने समझते रहना है, ठीक है। अभी आपको नदी तंत्र भी ऐसे ही समझना है आगे। तो भौगोलिक विभाजन यदि आप देखेंगे उत्तराखंड का, तो इसको हम 8 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है, 8 भागों में। देखो ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय या फिर पार हिमालय या फिर टेथिस हिमालय भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय या पार हिमालय या फिर टेथिस हिमालय भी इसको कहा जाता है। तिब्बत हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा कहां पर आता है? तिब्बत में आता है, ठीक है। और जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ठीक है, इस तरह से आप जानते हैं, या जिसको जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। यह है यूरेशिया प्लेट, ठीक है, यूरेशिया, और यह है इंडो आस्ट्रिक, ठीक है। जो भारत ऑस्ट्रेलिया वाली जो प्लेट है इंडो आस्ट्रिक,
ठीक है। इन दो जो प्लेटों के बीच में यहां पर था टेथिस सागर। टेथिस सागर देखो धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्लेटें खिसकती रही, मतलब आपस में बढ़ती रही एक दूसरे की ओर, तो जो यहाँ पर सागर था इसमें इस प्लेट से भी नदियां आती थी, यहां से भी नदियां आती थी, और नदियां क्या लाएंगे अपने साथ? अवसाद। ठीक है, अवसाद यानी कि जो गाद होता है, जैसे मिट्टी कंकड़ पत्थर, और लाते रहे और सागर में भरते रहे, लाते रहे सागर में भरते रहे। इस प्रक्रिया में 2-4 साल नहीं करोड़ों साल लगता है। ठीक है, तो करोड़ों साल लगा, देखो ये भरते रहा भरते रहा भरते रहा, और ये प्लेटें भी खिसकती रही, तो खिसकती रही तो धीरे धीरे पिचकता रहा ऊपर को इस तरह से। ठीक है, ये एरिया जो बीच में भरा था, ठीक है, ये प्लेटें आपस में जितनी बीच में आई ये पिचकता रहा और ऊपर को उठता गया, और ये उठता जो रहा, ठीक है, इसके पीछे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा है? ट्रांस हिमालय का। अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो हिमालय की श्रेणी बनी है, इस अवसाद से जो श्रेणी बनी है, इसमें सबसे बड़ा होता है बृहद हिमालय। ठीक है, फिर आता देखो लघु हिमालय, लघु या मध्य, और जो नीचे अभी और नवीन हिमालय बन रही है शिवालिक हिमालय। ठीक है, और जो ट्रांस हिमालय है इसके पीछे का हिस्सा है, ये इसकी जो चोटी उठी। ठीक है, ये प्लेटें धीरे धीरे कैसे हो गई, देखो एक प्लेट यहां से उठ गई इस तरह से। ठीक है, ये प्लेट उठ गई तो ये चोटी का निर्माण, लेकिन जो इसके पीछे का ये एरिया है, ये एरिया कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है ट्रांस हिमालय का एरिया, इसलिए इसको पार हिमालय बोलते हैं, कि हिमालय के पार का एरिया। ठीक है, हिमालय में ये एरिया नहीं आता है। भारत में जो ट्रांस हिमालय का विस्तार है मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो काराकोरम श्रेणी मिलेगी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये 3 श्रेणी आपको, यही जास्कर श्रेणी नीचे आपको उत्तराखंड में भी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, ये उत्तराखंड है तो यहाँ पर जास्कर श्रेणी आपको विस्तारित मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी तिब्बत में क्या कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कैलाश श्रेणी, ये तिब्बत में जानी जाएगी कैलाश श्रेणी के नाम से। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रेणियां आती है किसमें? ट्रांस हिमालय में, भारत के परिप्रेक्ष्य में। और उत्तराखंड में जो जास्कर श्रेणी है लास्ट ऊपरी एरिया में, मतलब जो उत्तरकाशी का सबसे ऊपरी एरिया है और चमोली का सबसे ऊपरी एरिया है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी जास्कर श्रेणी। और पार हिमालय का विस्तार भी आपको, पिथौरागढ़ का भी कुछ हिस्सा ही पार हिमालय में आता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा ज्यादातर दर्रे उत्तराखंड में कहां पर हैं? क्योंकि जो ट्रांस हिमालय ये दर्रे होते हैं, यहाँ पर दर्रे काफी, मतलब छोटे छोटे जो पास टाइप के, रास्ते टाइप के। ठीक है, मतलब जैसे ये 2 पहाड़ हैं, इनके बीच में हल्का सा एरिया ऐसा जहां पर चलने की स्थिति हो। ठीक है, पास दर्रा यानी कि एक हल्का छोटा रास्ता टाइप का। तो उत्तराखंड में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा दर्रे आपको मिलेंगे या तो उत्तरकाशी में या फिर चमोली में। पिथौरागढ़ में आपको कुछ एक आध दर्रे देखने को मिलते हैं, बाकी अन्य जनपदों में एक आध दर्रे, लेकिन सर्वाधिक दर्रे आपको चमोली और उत्तरकाशी में ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कारण भी उसका यही है, क्योंकि उत्तराखंड में केवल ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक जो विस्तार है वो चमोली और उत्तरकाशी में ही है। ठीक है, पिथौरागढ़ में भी है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा आपको पिथौरागढ़ में ही देखने को मिलता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है उत्तराखंड राज्य का, लेकिन पिथौरागढ़ में कम है। ठीक है, ज्यादातर कहाँ है? चमोली और उत्तरकाशी में। यहां तक आप समझ गए इसको भैया? ठीक है, तो किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ थोड़ा बहुत हमने जाना। ये ज्योग्राफी का टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसमें क्लास लेंगे 2 क्लास यहीं पर चली जाएंगे हमारी। ठीक है, तो उसको हम बाद में, ज्योग्राफी आएगी तो हल्का वहां पर भी पढ़ लेंगे। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो पार हिमालय, यहाँ पर 3 श्रेणियां आती है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को ही तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और इसी जास्कर श्रेणी उत्तराखंड में पाई जाती है, यही जास्कर श्रेणी ऊपरी क्षेत्रों में। ठीक है, और उत्तराखंड में जो दर्रे हैं, सर्वाधिक दर्रे वो किस में है? सबसे ज्यादा दर्रे उत्तराखंड में कहां पर है? ट्रांस हिमालय में है। सभी दर्रे ट्रांस हिमालय में है, बाकी जो कुछ दर्रे वो हिमालय क्षेत्र के नहीं है। दर्रे जो भी हैं सब ट्रांस हिमालय में। ठीक है, तो आपका जो काम है आज, आपने दर्रे याद करने, ये आपका पहला होमवर्क हो गया। अब समझ में आ गया आपको दर्रा क्या होता है, दर्रा बनता कैसे है, कहां पर बना हुआ है, किस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और आपने ये भी समझ लिया कि सबसे ज्यादा दर्रे कहां पर मिलेंगे आपको, या तो चमोली में मिलेंगे या फिर उत्तरकाशी में मिलेंगे। ठीक है, तो आपने अब दर्रे याद करने कितने होंगे? 12 से 15 दर्रे। ठीक है, तो ये आपने दर्रे सारे याद रखने हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ट्रांस हिमालय क्या है। ठीक है, इसकी औसत हाइट भी ज्यादा नहीं होती, लगभग 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। तो ऐसे भी आप समझ गए होंगे कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और 600 मीटर औसतन
औसतन 600 मीटर, कहीं पर ज्यादा होगी कहीं पर कम होगी, इसकी औसतन जो ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। आपने दर्रे, होमवर्क में दर्रे आपने कंप्लीट करके रखने हैं, जितने भी दर्रे हैं सारे। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था दर्रे का, तो आज इसको मैं पुनः दे रहा हूँ और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा और अगर आप याद नहीं करते तो ये आपकी गलती है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखो ये प्लेट टेक्टोनिक जो क्रिया है, यानी कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, हल्का हमने पढ़ा किस तरह से जो अवसाद है ये ऊपर उठा। ठीक है, और ऊपर उठ के इससे हिमालय का निर्माण होता है, ये आपने ध्यान रखना है। कैलाश श्रेणी में आपको बता चुका हूं, जो कि भारत से बाहर तिब्बत में जानी जाती है काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी में ही यहाँ पर आती है केटू। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। थोड़ा थोड़ा भारत का भी लेते हैं इसमें। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, तो इसी में यही है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी किसमें है? ट्रांस हिमालय में ही है, जो कि काराकोरम श्रेणी में आती है। काराकोरम श्रेणी का हिस्सा। ठीक है, और 8611 मीटर इसकी हाइट है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला था औसत ऊंचाई इसकी क्या है, 600 मीटर है, लेकिन कहीं पर ज्यादा भी और कहीं पर कम भी है। ठीक है, इसलिए दर्रों की स्थिति यहाँ पर बनती है। अगर प्लेन होता तो फिर दर्रा दिखता ही नहीं। ठीक है, दर्रा होता है गलियारा टाइप का। ठीक है, जैसे यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, हल्का बीच में गलियारा सा बन गया, दर्रा हो गया। ठीक है, तो दर्रा बनेगा ही इससे। अगर मैदान हो जाएगा तो फिर दर्रा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, दर्रे आपने याद करने इसमें। अब देखते हैं बृहद हिमालय। देखो अब बृहद हिमालय, या इसको उच्च हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे ऊंची चोटियां यदि कहां पर मिलती हैं? उच्च हिमालय में। ठीक है, इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। आंतरिक क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, हिमालय में सबसे पहले किस हिमालय का निर्माण हुआ? वो कौन सा है? बृहद हिमालय। क्योंकि जो ट्रांस हिमालय वो हिमालय का हिस्सा ही नहीं है, वो पार हिमालय है, हिमालय के पार का एरिया है। ठीक है, तो हिमालय में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? बृहद हिमालय का। इसीलिए इसको आंतरिक, यानी कि सबसे अंदर का हिमालय, सबसे पीछे का हिमालय कौन सा है? बृहद हिमालय। ठीक है, देखो बृहद हिमालय है, उच्च हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, आंतरिक हिमालय है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री यानी कि जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो इसकी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो भी आपको हिमालय दिखता है, आप जहां भी पहाड़ में जहां पर भी रहते हैं, ठीक है, आपको अपने घर से यदि हिमालय दिखता है तो उसकी जो भी चोटियां आपको दिखाई दे रही है वो सब किस में है? हिमाद्री हिमालय में है, सदैव बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, तो हिमाद्री हिमालय। ठीक है, ये आपने इसके नाम ध्यान रखने हैं, बृहद, उच्च, ग्रेटर, आंतरिक या हिमाद्री हिमालय, पांचों क्या इसके नाम है, इसी को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही आपने इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, उत्तराखंड की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सब किस में आएंगी? बृहद हिमालय में। सबसे ऊंची चोटियां बृहद हिमालय में आएंगी। सबसे कम वर्षा उत्तराखंड में कहां पर होती है? बृहद हिमालय में। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? देखो, सर्वाधिक ऊंचा है, सर्वाधिक ऊंचा यानी कि 7,000। ठीक है, 7,000 जो 817 मीटर हाइट है, नंदा देवी चोटी किसमें है? बृहद हिमालय में। अन्य चोटियां जैसे कामेत है 7,756। ठीक है, यानी कि 4500 मीटर से ऊपर और 7,817 मीटर से यहां तक का, मतलब इस लेवल तक का उत्तराखंड की जितनी भी चोटियां हैं सब किस में आती हैं? बृहद हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो उत्तराखंड में बृहद हिमालय 4500 मीटर से ऊपर ही जो एरिया है सब बृहद हिमालय के एरिया में आता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो बृहद हिमालय की एक और विशेषता क्या है? एक सर्वाधिक ऊंची चोटी यहाँ पर मिलेगी आपको, 4500 से 7,817 मीटर की हाइट मिलेगी। ठीक है, नंदा देवी इत्यादि सभी चोटियां आपको इसी में मिलती हैं। यहाँ पर देखो आपको वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, वर्षा बहुत कम होती है। कम क्यों होती है? जो मानसून आता है ना वो ऊपर टकराता तो है लेकिन बरसता, मतलब पीछे की चोटियों तक पहुंच ही नहीं पाता है, पहले ही बरस जाता है। ठीक है, पहले जो चोटियां, छोटी छोटी चोटियां हैं उनसे टकराकर वहीं पर पहले ही बरस जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऊपर बहुत कम वर्षा होती है, तो वर्षा बहुत यहाँ पर बहुत कम वर्षा यहाँ पर होती है उच्च हिमालय क्षेत्रों में। तीसरा देखो, इसके जो निचले हिस्से हैं, निचले हिस्से हैं इसके, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? बुग्याल। ठीक है, बुग्याल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बुग्याल कैसे बनते हैं? घास के मैदान इत्यादि जो होते हैं वो बुग्याल कहलाते हैं। ठीक है, जाड़ों में यहाँ पर बर्फ गिरेगी, लेकिन जैसे ही अप्रैल या फिर मार्च अप्रैल का समय आता है धीरे धीरे बर्फ पिघलनी शुरू होती है, और जब
पूरी तरह बर्फ पिघल जाती है, तो मई जून में आपको वहां पर एक अच्छी घास दिखाई देती है, ठीक है। वही क्या है, बुग्याल है, जो कि जाड़ों में पुनः बर्फ से ढक जाती है, लेकिन गर्मियों में वहां पर फिर से बर्फ गली तो घास दिखती है, छोटी छोटी घास, वो क्या कहलाती है, बुग्याल। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, पशुचारकों का स्वर्ग। पशुचारकों का स्वर्ग, ठीक है, बुग्याल को बोलते हैं पशुचारकों का स्वर्ग। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो सबसे ज्यादा ऊंचा कौन सा है, बृहद हिमालय। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, बृहद हिमालय में, निचले हिस्से, ठीक है। यहाँ पर आपको हार्ड रॉक मिलेंगे, मतलब सबसे मजबूत चट्टान है। यदि उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र में, पूरे देश में जो हिमालय है उसमें यदि कोई सबसे मजबूत है हिमालय का हिस्सा, तो कौन सा है, बृहद हिमालय का हिस्सा। आप कभी ऊंची ऊंची चोटियों में देखेंगे, वहां पर आपको भूस्खलन की संभावनाएं कम दिखेंगी, जबकि इसके निचले हिस्से में, बृहद हिमालय के निचले हिस्से में और मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा भूस्खलन होता है। और उससे भी ज्यादा भूस्खलन कहां पर होता है, शिवालिक हिमालय में, जो छोटी छोटी चोटियां, यहाँ पर सबसे ज्यादा भूस्खलन होता है, ठीक है। तो यहाँ भूस्खलन की संभावनाएं भी कम रहती है, क्यों, क्योंकि ये बहुत पुराना है। शिवालिक तो सबसे नवीन हिमालय है, ठीक है, ये सबसे नवीन है, ये थोड़ा पुराना, लेकिन सबसे पुराना कौन है, बृहद हिमालय है, ठीक है। ये पूरी तरह परिपक्व हो चुका है, मतलब पक चुका है पूरी तरह। जो इसका निचला हिस्सा है वो अभी पकना बाकी है। तो यहाँ आपको भूस्खलन भी बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो हिमालयी यदि क्षेत्र में देखा जाए, सबसे कम भूस्खलन कहां पर होगा, बृहद हिमालय में, और सर्वाधिक कहां पर होगा, शिवालिक में। क्यों, क्योंकि नवीन हिमालय है, ये भी बन रहा है, उठ रहा है, उठेगा तो ये भी, लेकिन वो पक चुका है, ठीक है। ये अभी उठ ही रहा है नीचे से ऊपर को हल्का हल्का, तो अभी बिल्कुल भी परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो बृहद हिमालय के संबंध में यहाँ निचले हिस्से में आपको बुग्याल देखने को मिलते हैं। वर्षा कम होती है, और क्यों होती है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊंचा है, सर्वाधिक ऊंची चोटियां जितनी भी हैं। अब देखो ऊंची चोटियां आपको कहां पर मिलेंगी, पिथौरागढ़ में, कुछ एक दो चोटियां मिलेंगी। सबसे ज्यादा चोटियां कहां पर मिलेंगी आपको, चमोली में, और दूसरा आपको उत्तरकाशी में। तो कुछ चोटियां, टॉप 10 जो चोटियां, आपने उसके हाइट भी ध्यान में रखनी, क्योंकि क्रम कभी पूछा जाता है कि उनका ऊंचाई में सही क्रम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्रम वाला प्रश्न बनता है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ चोटियां आप देखो मैप के जरिए याद रख सकते हैं, मैप में भरो उनको। चमोली में जैसे जो भी चमोली की चोटियां, ठीक है, त्रिशूल है, चौखंबा है, या फिर आपको नंदा देवी मिलेगी, नंदा कोट, जो भी है, जिस तरह की भी चोटियां आपको हर किसी जिले की मैप में भरो, 12-15 चोटियां हैं, सब आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका जो दूसरा होमवर्क है आपका चोटियां, सभी चोटियां आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। राज्य की चोटियां ऊंचाई सहित, ऊंचाई सहित, ठीक है। ये हो गया आपका मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हो गया। यदि आप इसका विस्तार देखते हैं तो आपको बागेश्वर, ठीक है, आप फटाफट लिखते रहिए, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग, इन जिलों में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, जहां पर हमेशा बर्फ रहती है वहीं पर इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक जनजाति आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति का निवास स्थल इसको कहा जाता है, भोटिया जनजाति, ठीक है, जो कि महान हिमालय में रहती है। भोटिया जनजाति यहाँ पर आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर हिमानी टाइप की जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जो बुग्याल है यही बाद, ये पहले ग्लेशियर के ऊपर रहते हैं, ठीक है, बाद में बुग्याल। और बाकी जो ज्यादा बर्फ वाले ग्लेशियर हैं, बड़े ग्लेशियर, वो तो पिघलते ही नहीं है कभी, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है। तो आपका जो तीसरा होमवर्क आज का हो जाएगा, चोटियों के पश्चात ग्लेशियर। तो ग्लेशियर आपने याद करना है, चोटियां आपने याद करनी है। तीसरा पहला क्या था, दर्रा, ठीक है। सारे दर्रे आपने देखने हैं, चोटियां आपने देखनी, ग्लेशियर आपने देखने। ग्लेशियर क्या होता है, मतलब जो पर्वतों की ढालें हैं उन ढालों में बर्फ जमा रहती है और बहुत सारी मात्रा में बर्फ रहती है, ठीक है, वही ग्लेशियर है, वही ग्लेशियर है, ठीक है। तो गर्मी में पिघलते हैं तो नदी को जल देते हैं, और जाड़ों में उनमें बर्फ गिरती रहती है तो उनकी मोटाई बढ़ती रहती है, बस वही क्या है, ग्लेशियर है। बेसिक से आपसे समझना है, ठीक है। दर्रा, चोटियां और ग्लेशियर आपने तीनों ध्यान रखने हैं। और बृहद हिमालय से ही कुछ नदियों का उद्गम भी होता है, जिसमें आपको मिलेगी अलकनंदा। जो मुख्य नदियां हैं देखो, यमुना नदी और भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी। तो इन तीनों नदियों का उद्गम भी कहां से होता है, बृहद हिमालय से ही होता है। ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बृहद हिमालय के बारे में यही इतना फैक्ट है
भोटिया जनजाति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊंचा है, सारी पर्वत चोटियां इसमें मिलेंगी। वर्षा यहाँ पर कम होती है। निचले हिस्से में बुग्याल पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं और 6 जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है। और आपने दर्रा, ग्लेशियर और चोटियां, ये तीनों अभी तक आपका होमवर्क हो गया जो आपने याद करना है। लास्ट का होमवर्क जो है वो अभी बाद में अलग से मिलेगा। ये तो क्लास वाला होमवर्क है। तो आपने वास्तविक गृह कार्य करना है वो तो अभी लास्ट में मिलेगा। देखो, बृहद हिमालय के बारे में एक और फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको कुछ जैसे चारों धाम आपको बृहद हिमालय में ही मिलेंगे, ठीक है। साथ ही जोशीमठ आपको बृहद हिमालय का ही हिस्सा है, वहां पर आपको जोशीमठ भी ऐड कर लेना, ठीक है। और साथ ही मतलब जो भी उच्च क्षेत्रों के जैसे फूलों की घाटी है, हेमकुंड साहिब है, तुंगनाथ है, ये सब कहाँ है? बृहद हिमालय का हिस्सा है। यदि लघु हिमालय में आप देखते हैं मध्य या फिर लघु हिमालय, ठीक है। बीच का हिमालय, क्योंकि देखो निचला कौन सा है? बाह्य हिमालय, शिवालिक। आंतरिक कौन है? बृहद। तो मध्य बीच का हो जाएगा, इसलिए इसको मध्य बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं उच्च हिमालय, तो इसको बोलते हैं लघु हिमालय, क्योंकि इसको बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। तो लघु हिमालय कौन सा हो जाएगा? बीच का हिमालय। ये है, देखो, पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, ठीक है। क्यों? यहाँ पर लगभग जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जिसमें देखो नैनीताल है, मसूरी है, लैंसडाउन है, या फिर रानीखेत है, अल्मोड़ा है, ठीक है, खिरसू है, जो भी पर्यटन स्थल है सब किस में आते हैं? लघु हिमालय का हिस्सा है। ये आपने ध्यान रखना है। पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है लघु हिमालय। इसका विस्तार कितने जिलों में? 9 जिलों में, ठीक है। 9 जिलों में विस्तार है। 9 जिलों में विस्तार है। किस किस जिले में विस्तार है? ये आप जिला नोट कर लीजिए सीधा, ठीक है। मैं आपको लिखा देता हूँ। देखो, देहरादून में आपको मिलेगा क्योंकि मसूरी का एरिया है। आप 4 जिले लिखो जहां इसका विस्तार नहीं है, बाकी हर जिले में इसका विस्तार है। केवल 4 जिले, एक उधम सिंह नगर और एक हरिद्वार, दोनों एक गंगा के मैदान का एरिया है पूरा, और एक तराई जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका विस्तार नहीं मिलेगा। और साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी इसका विस्तार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूर्णतः क्या है? या तो वहां बीच में घाटी मिलेगी आपको, बागेश्वर घाटी, पिथौरागढ़ घाटी, या फिर पूरी तरह वो उच्च हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए 9 जिलों में इसका विस्तार है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन 4 जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में लघु हिमालय का विस्तार है, ठीक है। लघु हिमालय में इससे तो कोई फैक्ट आपको नहीं मिलता है। वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। पर्यटन स्थल यहाँ पर हैं। और कभी कभी आपको प्रश्न बनता है ना इस तरह से कि नैनीताल किस में आता है, या किस हिमालय का हिस्सा है, अल्मोड़ा किस हिमालय का हिस्सा है। लोक सेवा आयोग इस तरह के प्रश्न पूछता है, ठीक है। अधीनस्थ इस तरह के प्रश्न नहीं पूछता है। तो आपने वहां पर भी समझ के इसको करना है कि किसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जितने भी पर्यटन स्थल है, मुख्य पर्यटन स्थल, वो सब कहाँ आते हैं? 4 धाम को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, जो उच्च हिमालय क्षेत्र में है, ठीक है, जहां बर्फ गिरती है, बर्फ रहती है, उन जगहों को छोड़कर जितने भी पर्यटन स्थल हैं सब कहाँ हैं? मध्य या फिर लघु हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। दोन घाटी देखो, इनके बीच का जो संकरा एरिया है ये दोन घाटी कहलाता है, ठीक है। जहां पर घाटी निर्मित हुई नदियों के वेग से, नदियों के बहने से, ठीक है, उस कटाव से यहाँ पर नदियों का जो गाद है वो जमा होने से इन घाटियों का निर्माण हुआ था कि दोन घाटी या फिर द्वार इसको बोलते हैं, द्वार। तो कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको? देहरादून का हिस्सा हो गया, हरिद्वार का कुछ हिस्सा हो गया, कोट द्वार हो गया, ठीक है, जो पौड़ी का निचला हिस्सा है, और साथ ही नैनीताल का निचला हिस्सा हो गया। और नैनीताल का निचला हिस्सा में कोटाबाग वाला एरिया आता है, ठीक है, नैनीताल का। तो ये आपने ध्यान रखना, दोन घाटी। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा बताने के लिए। बारिश यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है घाटी एरिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? दोन घाटी में। यदि घाटी क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक बरसात दोन घाटी में होती है। अब आते हैं देखो शिवालिक हिमालय में, जो कि सबसे नवीनतम हिमालय, अभी निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, ठीक है, अभी उठ रहा है। और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हो गया, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं। और इसी में देखो वर्षा सर्वाधिक होती है। कारण क्या है? वर्षा सर्वाधिक इसमें क्यों होती है? क्योंकि ये शिवालिक हिमालय है, लघु हिमालय और उच्च हिमालय है। ये बादल आए, ठीक है, टकराए, इधर टकराएंगे, इसमें टकराएंगे, तो यहां से टकराने से बारिश क्या होगी? इधर होगी। तो यहाँ जब ये लघु हिमालय में टकराते हैं तो बारिश कहाँ आती है? सब नीचे शिवालिक हिमालय में ज्यादा बरसात होती है, ठीक है। तो इसलिए शिवालिक हिमालय में सर्वाधिक बरसात होती है। और नरेंद्र नगर, उत्तराखंड का नरेंद्र नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक बरसात होती है, और उस उत्तराखंड का चेरापूंजी उसको कहा जाता है। लेकिन वर्ष 2023 में उत्तराखंड में सर्वाधिक बारिश कहां पर रिकॉर्ड की गई है? ऋषिकेश में, ठीक है। नरेंद्र नगर से ही नीचे ऋषिकेश दिखाई देता है, 15-16 किलोमीटर नीचे है। तो सर्वाधिक बरसात 2023 में कहां पर हुई है?
ऋषिकेश में हुई है, लेकिन जो आंकड़ों के अनुसार, मतलब पुराने आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड में कहाँ पर होती है? नरेंद्र नगर में, करंट के साथ साथ पुराना चीज भी, ठीक है। तो वर्षा यहाँ पर सर्वाधिक होती है। आपने एक चीज देखा होगा ना, सर्वाधिक बादल फटने की घटनाएं, कभी भी उच्च हिमालय में बादल नहीं फटेगा, क्योंकि वहां बारिश ही नहीं होती है। बादल फटने की घटनाएं कहां पर होंगी सबसे ज्यादा? जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो साफ साफ हम देख रहे हैं, जब वर्षा सर्वाधिक हो रही है तो सर्वाधिक बादल फटने की घटनाएं भी कहां पर होंगी? शिवालिक में होंगी। और सबसे ज्यादा बारिश हो रही है तो भू कटाव भी होगा, यानी कि भूस्खलन भी यहाँ पर होगा। मतलब जमीन भी यहाँ पर धसेगी क्योंकि बारिश ज्यादा है, भूस्खलन भी यहाँ पर होगा क्योंकि बारिश ज्यादा है, और बारिश ज्यादा है तो यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं भी होंगी, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। आपदाग्रस्त क्षेत्र भी सर्वाधिक कौन होगा? शिवालिक ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब बादल फटने की घटनाएं होंगी, प्लस भूस्खलन भी यहाँ पर होगा। ये दोनों चीजें सर्वाधिक मात्रा में कहां पर होती हैं? शिवालिक हिमालय में, ठीक है। और कुछ पर्यटन स्थल भी इसमें आते हैं, जैसे हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी, ठीक है। और इसकी औसत हाइट कभी कभी पूछी जाती है 700 से 1200 मीटर। इसकी क्या है? औसत हाइट है 700 से 1200 मीटर के मध्य इसकी हाइट रहती है, मतलब ज्यादा ऊंचा क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जलवायु भी कैसी पाई जाएगी? मतलब जो तराई क्षेत्र से हल्की मिलती जुलती जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। न तो ज्यादा शीतोष्ण होगी, ना ही ज्यादा उष्ण, सम जो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो शिवालिक एरिया आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल जो मैं आपको मंदिर मंदिर बताया हूँ वो आपने ध्यान रखने, और विस्तार कहाँ कहाँ पर इसका आप लोग ये भी देखिएगा, ठीक है। विस्तार की यदि चर्चा करें तो एक आ जाएगा देखो हरिद्वार, ठीक है। दूसरा आ जाएगा देहरादून, ठीक है। तीसरा देखो नैनीताल, चौथा है अल्मोड़ा, ठीक है। पांचवा है चंपावत, और दो जिले और आते हैं इसमें, एक तो टिहरी गढ़वाल और एक है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। लैंसडाउन वाला एरिया पौड़ी गढ़वाल में हो गया, टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर वाला एरिया हो गया, ठीक है। और चंपावत में स्वयं चंपावत का जो एरिया है, लोहाघाट चंपावत, अल्मोड़ा का एरिया जो अल्मोड़ा है, ठीक है, अल्मोड़ा का निचला हिस्सा नैनीताल हो गया, और साथ ही देहरादून का जो मसूरी का निचला हिस्सा है, ठीक है, ये सब किस में आता है? और राजा जी नेशनल पार्क वाला एरिया, और साथ ही हरिद्वार में जो चंडी देवी और मनसा देवी पर्वत हैं, और जो राजा जी नेशनल पार्क का एरिया, सब किस में आता है? शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। और सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है नरेंद्र नगर में, ठीक है। और बादल फटने की घटना यहाँ पर होंगी, भूस्खलन यहाँ पर सर्वाधिक होगा। ये चीजें आपने इसके फैक्ट में ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, देखो भाबर हिमालय, भाबर क्षेत्र, ठीक है। भाबर क्षेत्र में कुछ भी नहीं है फैक्ट, जो यहां से नदियां निकली, यहां से नदियां निकली, और यहां से मलबा इकट्ठा किया इन्होंने शिवालिक से, ठीक है। यहां से नदी आई, शुद्ध नदी आई। जब नदी निकलती है ना, पर्वत से नदी निकली तो यहाँ से शुद्ध नदी निकलती है, जो हिमानी वाली नदी होती है, हिमानीकृत जो नदियां होती हैं शुद्ध निकलती है, क्योंकि बर्फ पिघला और नदी बन के नीचे को चलेगी। धीरे धीरे जैसे नीचे को आएंगे, कहीं पर भूस्खलन होगा, कहीं भू कटाव होगा। शिवालिक में आते आते यहाँ जो सब एक गाद होता है, इतना बारिश बादल फटती है, यहाँ भूस्खलन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सड़कें यही टूटती हुई आपको दिखेंगी। तो ये सब चीजें वो मलबा लेके कहाँ को बढ़ती है? आगे की ओर। अब आगे की ओर बढ़ेगी तो जो मोटा उसका मलबा होता है, जैसे मोटे कंकड़ पत्थर हैं, ठीक है, मोटा गाद है, उसको धीरे धीरे छोड़ती चली जाती है, और अपने साथ जो पतली मिट्टी है उसको लेके जाती है आगे को, ठीक है। तो जो ये मोटा एरिया छोड़ा, कहां पर छोड़ा? भाबर में। ये हल्का ऊंचा है, तराई के बराबर नीचा नहीं है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, हल्का ऊंचा है। तो ध्यान रखिएगा, भाबर क्षेत्र में नदियां जो कंकड़ पत्थर है उसको छोड़ देती हैं, तो इसलिए यहाँ पर पत्थर पत्थर तो ऊपर दिखेंगे आपको, कंकड़ पत्थर, और नदियां नीचे विलुप्त होती हुई पाई जाती हैं। मतलब विलुप्त तो रहती नहीं है वो, क्योंकि पानी जो है उनका नीचे नीचे रिश्ता हुआ चला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत मोटी मिट्टी, यानी कि बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो इनसे रिश्ता हुआ पानी आगे बढ़ जाता है। तो भाबर क्षेत्र में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, मोटे कंकड़ पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई फैक्ट इसमें है नहीं। तराई क्षेत्र देखो, यहाँ पर तराई क्षेत्र में एक होगा, ये नदियों से बनाया हुआ है, जो नदियों की पतली मिट्टी है उससे बना हुआ है, ठीक है। नदियां जो पतली मिट्टी आगे लेके गई उसको बिछाते हुए चली गई, ठीक है। तो उस मिट्टी से बना हुआ कौन सा है? तराई क्षेत्र है। तो राज्य में पूर्णतः जो तराई जिला है कौन सा है? उधम सिंह नगर है। अपने फैक्ट ध्यान रखना, ठीक है। तराई जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है। और इसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। पाताल तोड़ कुएं। अब ये कुएं, पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं? देखो, तराई की हाइट 100, 200, 300 मीटर, कहीं कहीं पर 50 मीटर में भी यहाँ पर पानी मिल जाता है, ठीक है। तो कुआं खोदा, देखो छोटी सी एरिया में पानी आ गया, मतलब ये समझो कि एक हिसाब से नीचे पाताल तक पहुंच गया।
है ना, छोटी सी एरिया में आ गया, मतलब हल्का सा खुदाई करी और पानी निकल गया, तो ये पाताल तोड़ कुएं का अर्थ है। ठीक है, और तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं आपको मिलेंगे। यहाँ पर फसल बहुत अच्छी होगी। ठीक है, उपजाऊ होती है भूमि। ठीक है, उपजाऊ होती है, बाकी इसमें कोई फैक्ट नहीं मिलेगा आपको। साथ ही देखो गंगा का मैदान, ये कहां पर है, हरिद्वार में। यहां से देखो गंगा नदी गई, यहां से सोलानी नदी आती है, उसकी सहायक नदी रत्मऊ। ठीक है, ये मिलके और यहाँ से गंगा नदी जो जाती है, ये तीनों मिलके यहाँ पर गंगा के मैदान का निर्माण करती हैं हरिद्वार में। ठीक है, ध्यान रखना अपने नदी तंत्र में, इसको ज्यादा बेहतर हम समझ पाएंगे नदियों को। तो गंगा का मैदान कहाँ पर विस्तारित है, हरिद्वार में है। तराई का जो मैदान है कहाँ पर विस्तारित है, उधम सिंह नगर जिले में है। नैनीताल और पौड़ी का भी कुछ हिस्सा, नैनीताल में देखो लाल कुआं वाला हिस्सा आता है इसमें, और पौड़ी का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। ठीक है, और साथ ही भाबर क्षेत्र में देखो कोटद्वार का कुछ हिस्सा आता है, ऋषिकेश का कुछ हिस्सा आता है, और मतलब देहरादून का हल्का कुछ हिस्सा हरिद्वार का भी इसमें आता है। और नैनीताल में मुख्यतः जो काठगोदाम वाला एरिया है इसी में आता है। ठीक है, और टनकपुर वाला एरिया भी भाबर क्षेत्र में आता है। देखो शिवालिक में कितने आते हैं, 7 जिले आते हैं, मैं आपको जिले बता चुका हूँ। मध्य हिमालय में देखो 9 जिले आते हैं, आपको बता चुका हूँ। बृहद हिमालय में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। उच्च हिमालय में कितने जिले आते हैं, ट्रांस हिमालय में कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। दून और द्वार अलग अलग घाटियां जो बनी हुई है, ठीक है, वो दून और द्वार हैं। जैसे हरिद्वार है, मतलब जिले की बात हो रही है, यहाँ पर प्रॉपर हरिद्वार की बात हो रही है। अब जो जगह है हरिद्वार, वैसे तो आप बोल रहे होंगे कि हरिद्वार में गंगा का मैदान भी है, हरिद्वार में भाबर भी आ रहा है, ये प्रॉपर जगह की बात हो रही है। ठीक है, द्वार में, और ये पूरे हरिद्वार जनपद की बात हो रही है। ऐसे ही कोटद्वार में, यदि आप कोटद्वार देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, वहां पर नदियां भी आपको दिखेंगी, नदियां आपको विलुप्त हुई भी दिखेंगी। आप जैसे कभी कोई हल्द्वानी वाला होगा, यदि क्लास देख रहा होगा, आपको गोला नदी वहां नीचे नीचे मिलेगी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ऊपर सब क्या है, कंकड़ पत्थर है। इसी आधार पर हम मानते हैं कि हल्द्वानी भी क्या है, भाबर का एरिया है। ठीक है, यदि भाबर नहीं होता तो नदी वहां पर बहती ही मिलती। नदी बड़ी नदी है गोला नदी, लेकिन वहां पानी है ही नहीं, उसका पानी कहीं दिखता ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाबर क्षेत्र है, सब कंकड़ पत्थर से बना हुआ, नदी नीचे नीचे रिस्क के बाहर चली जाती है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा अब सारा इसमें फैक्ट जो भी है। अब आपका होमवर्क क्या है इससे रिलेटेड, आपने इसको आज कंप्लीट करना है, रिवीजन। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन इसका होना है। और साथ ही जो परीक्षा वाणी का चैप्टर 4 है, परीक्षा वाणी का चैप्टर 4 है, अध्याय 4, इसको कंप्लीट करना है बीएस नेगी से मैच करते हुए। ठीक है, मतलब इसको भी पढ़ो साथ में, क्योंकि फैक्ट आपको ज्यादा जल्दी कवर करना है। ज्यादा आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको इस बुक को बोल रहा हूँ कि पढ़ लो, क्योंकि फैक्ट आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है। ठीक है, फैक्ट जितना जल्दी कवर करेंगे, कम समय है आपके पास, तो इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो। कुछ चीजें आपको यहाँ से नहीं मिल जाएंगी, कुछ नई चीजें यहाँ से मिल जाएंगी, तो बाकी आप समझ चुके हैं। अब फैक्ट आपने रट्टा मारने, वो फैक्ट आपको रट्टा मारने ही पड़ेंगे, समझना आपने समझ लिया है। ठीक है, तो ये आप कर लो। एक और चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, अब देखो इसको समझिएगा, जो प्रश्न लगातार पेपरों में आता है, ट्रांस और बृहद हिमालय के मध्य कौन सा एरिया है, इसे बोलते हैं सचर जोन या फिर हिंज लाइन। ठीक है, सचर जोन या हिंज लाइन। यहां पर क्या देखो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, बृहद और मध्य के बीच में क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मुख्य, जो मेन मतलब मुख्य हो गया। ठीक है, मुख्य मध्य भ्रंश। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसमें हो गया, बृहद और मध्य के बीच में। ट्रांस में कौन सा हो गया, सचर जोन या फिर हिंज लाइन। ठीक है, मध्य और शिवालिक के बीच में क्या हो गया, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, मुख्य सीमांत भ्रंश किसमें आता है। ऐसी चीजें जब आती है ना, आप इंग्लिश वाला टाइप जो पार्ट होता है पेपर में, उसको भी पढ़ा करिए। ठीक है, हिंदी में कभी कभी गलतियां भी होती है पेपर में, तो इंग्लिश वाले पार्ट को भी आप लोग पढ़ा करिए। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसमें होता है, शिवालिक और मध्य के बीच में। मध्य और बृहद के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, और बृहद और ट्रांस के बीच में कौन सा होता है, सचर जोन या फिर हिंज लाइन। कंप्लीट हो गया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ट्रांस और बृहद, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बर्फ मिलेगी। यदि आप इन दोनों के बीच की बात करें, सबसे ज्यादा बर्फ मिलेगी, यानी कि हिंज लाइन, हिम लाइन से याद कर लो। ठीक है, ये मध्य और बृहद बीच में आ रहा है, 2 नीचे हैं 2 ऊपर, तो बीच में कौन सा आ रहा है, सेंट्रल। बीच में क्या है, सेंट्रल है ना,
दो ऊपर लिखे हमने, दो नीचे लिखे, बीच में क्या है, सेंटर है, तो सेंट्रल थ्रस्ट हो गया। ये बाउंड्री की तरफ आ रहा, वो पीछे की ओर लाइन थी, आगे की ओर लाइन है, ठीक है। ये बाउंड्री की ओर तो क्या हो जाएगा, ग्रेड बाउंड्री फॉल्ट है, किसमें, शिवालिक और मध्य के बीच में, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। देखो इसी में हम हल्का सा वर्षा के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड में बारिश कैसे होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा मैप, ठीक है। इस तरह से हल्का सा भारत का मैप आप लोग बना लीजिएगा। भारत में जो मानसून प्रवेश करता है, कहां से करता है, इस ओर से, यानी कि क्या है, देखो ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। जब हम भारत में जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें मानसून पढ़ेंगे तो वहां पर इसको और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो भारत में मानसून प्रवेश कहां से करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून यहां से प्रवेश करता है। यहाँ पर केरल में सबसे पहले भारत में मानसून आता है, केरल यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो पूरा पट्टी है यहाँ पर, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट, ये पूरा पट्टी है जो बेसाल्ट निर्मित है, ठीक है। और यहाँ पर ये मानसून टकराया, चूंकि हल्का ऊंचा भी है इसलिए मानसून इसको पार नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पर टकराया और टकराते हुए सीधा ये टकराते रहा और वापस ऊपर को चलता रहा, ठीक है। और कुछ टकराया तो यहाँ से वापस नीचे को चला गया और यहाँ से इधर बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ से टकराता रहा। ये जो एक तो इसकी पूर्वी शाखा इधर को चली गई, जो इसकी ऊपरी शाखा जा रही है, ये शाखा यहाँ से गुजरात से, अरब सागर से ऊपर प्रवेश करती है। और यहाँ पर कोई पर्वत नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर अरावली पर्वत वो इस दिशा में है, तो इसको रोकने का कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। ये रुकता नहीं है और सीधा कहाँ चला जाता है, ये जाएगा सीधा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो मानसून आता है, सबसे पहले तो जो बड़ा यदि है तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो यदि इसको शाखा में देखें तो अरब सागरी है, अरब सागरी है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा यहाँ पर प्रवेश करती है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ पर टकराया, पश्चिमी घाट से टकराया, यहाँ पर हल्का इसको खुला एरिया मिलता है, यहाँ से सीधा प्रवेश करता है, गांव उत्तराखंड में आगे बरस जाता है, ठीक है। तो इस अरब सागरीय शाखा से जो सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तराखंड में ही होती है। उत्तराखंड में आगे टकराएगा तो दिल्ली और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बरसता है। और उसके पश्चात ये जो इसकी दूसरी शाखा जा रही है बंगाल की खाड़ी वाली, ये जाके सीधा कहाँ जाती है, यहाँ पर जो मेघालय में गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर गारो, खासी और जयंतियां, इन तीनों में जाके फंस जाता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। उत्तराखंड में आएगा तो सबसे पहले शिवालिक एरिया इसको मिलता है, नरेंद्र नगर, बरस गया, टकराया, बरस गया वहीं पर, इसलिए उत्तराखंड में नरेंद्र नगर, टिहरी, दून घाटी में सर्वाधिक बारिश होती है। और ये जो इसकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जाके सीधा कहां पर फंसती है, ये फंसती है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में, तो इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है। यहाँ से जो बचा खुचा निकला यहाँ टकरा के वापस कहाँ आता है, इस ओर ऐसे बढ़ता है, ठीक है। ये भी उत्तराखंड में बरसता है लेकिन ये बाद में बरसता है। जो इसकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ये यहाँ पर कम बरसती है, लेकिन जो राज्य में सर्वाधिक बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से, ठीक है, इससे सर्वाधिक यहाँ पर बारिश होती है। तो ये आप समझ गए होंगे, उत्तराखंड में अरब सागरीय शाखा प्रवेश कर रही है और सर्वाधिक जो बारिश हो रही है अरब सागरीय शाखा से हो रही है, ठीक है। बाकी बाद में ये भी आती है जो सितंबर अक्टूबर में बारिश होती है, इसी से होती है, ठीक है, इसी शाखा से। अक्टूबर में लौटते मानसून से भी यहाँ पर बारिश होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। हल्की होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, पश्चिमी विक्षोभ से भी यहाँ पर बारिश होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो राज्य में सर्वाधिक जो बारिश होती है किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा। ये दो शाखाओं में यहाँ से बटा, ये गई बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ये गई अरब सागर की शाखा। तो ये शाखा सीधा यहाँ से प्रवेश करी और उत्तराखंड में आगे बरस जाती है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, अरब सागरीय शाखा से, ठीक है। और एक प्रश्न जो लगातार आता है, लौटता हुआ मानसून, जब लौटता हुआ मानसून आता है तो ये टकराता है यहाँ पर देखो राजगीर की पहाड़ियों में, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों में, यहाँ पर टकराता है और यहाँ से आगे बढ़ता हुआ सीधा कहाँ बारिश करता है, चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु में सर्वाधिक बारिश करता है। तो लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक बारिश कहाँ पर होती है, चेन्नई में होती है। तो आजकल यहाँ पर सर्वाधिक बारिश हो रही है, वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में जो मुख्यतः हम अभी उत्तराखंड देख रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से उत्तराखंड में सर्वाधिक बारिश होती है। फिर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी यहाँ पर आके बरसती है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा नहीं बरसती है, नीचे मैदानी क्षेत्र में ही उसकी बारिश होती है, ठीक है। और कुछ मात्रा में पश्चिमी विक्षोभ से भी उत्तराखंड में बारिश होती है जाड़ों के दिनों में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बारिश भी। अब है देखो राज्य में आपदाएं।
राज्य में आपदाएं, ठीक है। राज्य में आपदाएं क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर दो तरह की आपदाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक होगी प्राकृतिक आपदा, जो भूस्खलन, भूकंप, ठीक है, और बाढ़ मुख्यतः। एक दूसरी होती है मानव जनित आपदा, आपदा जिसमें हम मुख्यतः आग, ठीक है, वनाग्नि, जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित करती है उत्तराखंड को। साल भर में जंगलों में 3-3 बार आग लग जाती है एक ही जगह पर, ठीक है। तो देखो दो प्रकार की आपदाएं, एक मानव जनित होगी और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक आपदाओं में जो सर्वाधिक नुकसान होता है, बाढ़ आती है लेकिन बाढ़ उतना ज्यादा नुकसान नहीं करती। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है किससे? भूस्खलन से, ठीक है। भूस्खलन ही बाढ़ का एक कारण भी है। तो भूस्खलन जब ज्यादा मिट्टी बहती है, पानी के साथ थोड़ा पानी जमा होता है, मिट्टी उसमें मिलती है तो और विकराल रूप ले लेती है, ठीक है। तो भूस्खलन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित इसको करता है। दूसरा बाढ़ भी प्रभावित करती है, ठीक है, भूकंप भी प्रभावित करता है, ये तीनों। और चौथा है देखो बादल फटने की घटना। मैं आपको बोल रहा बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित करती है उत्तराखंड को, ठीक है। और ये घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी देखो टिहरी में, पिथौरागढ़ के निचले हिस्सों में, और मुख्यतः देहरादून का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बादल फटने की घटनाएं होती है वो टिहरी और पौड़ी में ही होती है। ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है और शिवालिक हिमालय में ही सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं देखी जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बादल फटना भी एक यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा है जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि अतिवृष्टि उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ हो गई, ठीक है, और साथ ही भूस्खलन हो गया और भूकंप हो गया। ये यहाँ पर कुछ आपदाएं हैं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उसको नुकसान करती हैं, ठीक है। अब आपने केदारनाथ आपदा जो चमोली में आई थी 2021 में 7 फरवरी को, वो, ठीक है, और ऑपरेशन सूर्या होप जो चलाया था, ये सब चीजें आपका काम है। अब आपने इसको कंप्लीट करना है परीक्षावाणी बुक से। और साथ ही उसमें जो आपदा की तिथि दे रखी है, ठीक है, कब कौन सी आपदा हुई, थोड़ा बहुत आपके नॉलेज में होना चाहिए। कब कौन सी आपदा घटित हुई, या राज्य में सबसे बड़ा भूकंप कब आया, राज्य की सबसे बड़ी आपदा केदारनाथ आपदा कब हुई थी, तिथि क्या है उसकी, ठीक है। ये छोटा मोटा आपने तैयार करना है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। अब देखो होमवर्क कितना सारा हो गया, गुरुजी ने बोझ दे दिया आपको। बोझ नहीं दिया है, यदि आपको नौकरी चाहिए तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इतना करिए, अपने लिए तो करिए। चलो गुरुजी तो छोड़ो, गुरुजी तो बोलते रहेंगे, मैं तो बोलूंगा एक दिन परीक्षा होने पढ़ लो, तो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो अपनी जितना आप कर सकते हैं उतना ही मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप इतना कर लीजिए। देखो 4-5 चीजें मैंने दे दी। अरे यार 14 घंटे आप फ्री हो, क्या कर रहे हो 14 घंटे में, ठीक है। 10 घंटे भी यदि आप फ्री हो तो उस 10 घंटे में आप इतना होमवर्क को तैयार कर ही सकते हैं, अपने लिए कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपदा कब कौन सी घटित हुई है, सबसे बड़ी आपदा कौन सी है, सबसे बड़ा भूकंप कब आया, सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ, ठीक है, और कौन सा क्षेत्र कहां पर आता है। जो लेटेस्ट सिलक्यारा टनल हादसा है और जो पुराने हादसे हैं वो सब आपने ध्यान रखने हैं, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। और आपदाएं ये मैं आपको बता ही चुका हूँ आपदाएं। दूसरा देखो वनाग्नि है, तो इतना वनाग्नि के कारण क्या होते हैं, देखो कारण यही होते हैं। एक तो जो खेती के लिए लोग आग लगाते हैं, ठीक है, अपने खेतों में आग लगा देते हैं, आसपास में जंगल में आग पहुंच जाती है। दूसरा अन्य कारणों में भी देखो, जैसे जानवरों के शिकार करने के लिए पहाड़ों में, ठीक है। 2 ऑपरेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ऑपरेशन एंजल ब्लू और दूसरा ऑपरेशन सूर्या होप। ठीक है, ऑपरेशन सूर्या होप चलाया था केदारनाथ आपदा में 15-16 जून 2013 को, ठीक है। ये आपदा आई थी, इसमें बचाव कार्य के लिए। और जो ऑपरेशन एंजल ब्लू है, मालपा भूस्खलन, ठीक है, अगस्त 1998 में, इसमें राहत और बचाव कार्य के लिए मालपा भूस्खलन के दौरान ऑपरेशन एंजल ब्लू चलाया गया था और ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था 15 से 16 जून 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी, ठीक है। ये दोनों अपने ऑपरेशन याद रखने हैं। और एक ध्यान रखिएगा, राज्य में जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, इसकी भी स्थापना की गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है, ठीक है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और साथ ही यहाँ पर एसडीआरएफ की स्थापना भी की गई, ठीक है। एसडीआरएफ जो राज्य की राहत बचाव दल कार्य की जो पुलिस होती है, ठीक है, उसकी भी स्थापना की गई, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 9 अक्टूबर 2013 में, ठीक है, 9 अक्टूबर 2013 को
एसडीआरएफ की भी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित है और साथ ही आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी गठित है और साथ ही एसडीआरएफ की स्थापना भी की गई है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है? तो 2005 का है। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है। इसी के तहत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना राज्य में की गई है। ठीक है, और एसडीआरएफ का भी गठन किया गया है। तो राज्य में जो जो आपदाएं आई हुई हैं, कब आई, ठीक है, और भूकंप 3-4 जो सबसे बड़े भूकंप है वो कब कब आई, आपने ध्यान रखना है। सारे नहीं रखना है, कुछ जो बड़े भूकंप जिससे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ या फिर जो सबसे तेज तीव्रता वाला था। ठीक है, ये दो आपने ध्यान रखना है। और तीसरा जो बड़ी आपदा, जैसे केदारनाथ आपदा है, मालवा आपदा है, ये सब आपदाएं, तुम जो 2-4 भूस्खलन वाली आपदाएं, बाढ़ वाली, ये सब आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो आपदा में भी आपका कंप्लीट हो गया। होमवर्क आपने क्या करना है? आपने दर्रे याद करने, आपने ग्लेशियर याद करने, आपने पर्वत याद करने, आपने आपदाएं याद करनी और ये सब रिवीजन करना है। अब देखो आपका जो होमवर्क दूसरा है, तुलसीदास जी के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा आपने किसके बारे में पढ़ना है? तुलसीदास जी और रसखान जी। ठीक है, ये दो कवि आपने कंप्लीट करने हैं, तुलसीदास और रसखान। इनके बारे में, इनकी रचनाएं थोड़ा होंगी 8-10, लेकिन रसखान जी की 2 रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपने 2 रचनाएं तो तुरंत याद हो जाएंगे आपको। तुलसीदास और रसखान 2 आपने कंप्लीट करने हैं। और पुनः मैं कहूंगा हिंदी में आप लोग शब्द संरचना, ठीक है, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, ये सब चीजें आपने याद करना ही पड़ेगा। ये आपको याद करना, स्वयं से याद करना है। तो प्रतिदिन 4-5 अपने होमवर्क में इसको शामिल करिए। ठीक है, ठीक है, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि आप लोग कौन कौन सा पढ़िए, तो आपको सारे पढ़ने, जो भी आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए शब्द संरचना आप लोगों ने अपने स्वयं से कंप्लीट करना है। रोजाना 5-5 रोजाना लो, 40 दिन का समय है, 40-5 200 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज देखो, मुहावरा, लोकोक्ति और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, ठीक है, और देशज, विदेशज, ये सब चीजें स्वयं से पढ़िए। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें वर्णमाला, संधि, ठीक है, 2-3 फैक्ट, और क्योंकि ज्यादा लंबी क्लासें हो ही नहीं पाएंगी। ठीक है, वर्तनी, शुद्ध शब्द, ये स्वयं से आपने स्वयं से करना है। तो रोजाना 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लेते रहिए और उन्हें पढ़ते रहिए और लगातार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो आज का ये आपका मैटर कंप्लीट हो गया, आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, और साथ ही परीक्षा वाणी का जो अध्याय 4 है वो भी आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ के रखना है। ठीक है, बीएस नेगी से उसको मैच भी कर लीजिएगा और पुरानी क्लास का भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो इन्हें नोट करते रहिए, फैक्ट को, मैप अच्छे से समझ के पढ़िए। बाकी रीजनिंग आप लोग कुछ टॉपिक मैंने करा रखे हैं पहले, 8-9 टॉपिक, यदि आप लोग चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से रीजनिंग स्वयं से करिएगा, क्योंकि इतना समय है नहीं, 40 दिन का समय है, तो 40 दिन में मैं आपको केवल जीएस और उत्तराखंड ही कवर करा पाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।